Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture video, we will start to discuss about the dark reaction of photosynthesis. Okay, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइट रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस करा है. अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन. सी हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं और अल्टीमेटली हम भी प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. ठीक है, तो पहले प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, आफ्टर दैट वी ह्यूमन और एनिमल्स गेट फूड. तो प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो 2 स्टेप में होता है. फर्स्ट इज़ लाइट रिएक्शन, पहला लाइट रिएक्शन काम करेगा. सेकेंड नंबर पे आता है डार्क रिएक्शन. तो आज की वीडियो में हम डार्क रिएक्शन क्या होता है उस पर ही फोकस करेंगे. डार्क रिएक्शन में भी 3 अलग अलग पाथवे होते हैं. कैल्विन साइकिल होती है, C3, C4 और कैम्प. आज की वीडियो में हम जो डार्क रिएक्शन डिस्कस करेंगे उसमें हम C3 साइकिल यानी जिसको हम कैल्विन साइकिल बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले हमारा जो पहला स्टेप था वो था लाइट रिएक्शन का. लाइट रिएक्शन के कई नाम और होते हैं क्योंकि लाइट रिएक्शन जो है लाइट पे निर्भर करती है और ये मेनली पिगमेंट्स पे निर्भर करती है, डिपेंड्स ऑन द पिगमेंट. ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फोटो केमिकल रिएक्शन. ठीक है, इसको फोटो केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, अब ये जो डार्क रिएक्शन है इसका ये मतलब नहीं है कि ये डार्क यानी रात के टाइम पे होगी. डार्क रिएक्शन का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है. डार्क रिएक्शन भी जो है दिन में जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तभी डार्क रिएक्शन होती है. ठीक है, बट इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए लाइट रिएक्शन जो है ये लाइट पे और पिगमेंट्स पे निर्भर करती है, और पिगमेंट्स जो होती हैं पिगमेंट तभी काम करेंगे जब लाइट प्रेजेंट होगी, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन नाम दिया गया था और इसको दूसरे वाली को डार्क रिएक्शन बोला गया था क्योंकि ये पिगमेंट पे निर्भर नहीं करता. लेकिन जो डार्क रिएक्शन है इसको ये किस पे निर्भर करता है, मेनली टेम्परेचर और एंजाइम्स में निर्भर करता है. यहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, सनलाइट जो होती है सनलाइट से कितना हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है, और कभी कभार जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती उस टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है, तो उस टाइम पे जो डार्क रिएक्शन है वो अफेक्ट हो जाती है. तो टेम्परेचर पे निर्भर करती है. दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे एंजाइम. तो एंजाइम्स अभी आप पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन में डिफरेंट एंजाइम्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, किस तरह से आगे जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उसमें एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो डार्क रिएक्शन बेसिकली टेम्परेचर और एंजाइम पे निर्भर करती है. डार्क रिएक्शन का एक नाम और है, जैसे लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, वैसे डार्क रिएक्शन का एक नाम है ब्लैकमैन रिएक्शन. ये ब्लैकमैन कौन है, ये एक साइंटिस्ट है ब्लैकमैन रिएक्शन. ठीक है, तो ब्लैकमैन रिएक्शन भी इसको कहा जाता है. ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट याद रखना है हमको, लाइट रिएक्शन में हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, दैट इज़ द फोटोलिसिस ऑफ वाटर. फोटोलिसिस का मतलब होता है कि फोटो माने होती है लाइट, ये जो सन की लाइट आ रही है जब प्लांट्स की पत्तों में पड़ती है तो प्लांट्स के पत्तों में जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो जाता है. फोटोलिसिस ऑफ वाटर. तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट स्टेप दिखा गया है फोटोलिसिस ऑफ वाटर. फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है कि जो वाटर है उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है. वी ऑल नो जो वाटर दैट इज H2O, वाटर स्प्लिट हो जाएगा H पॉजिटिव और ऑक्सीजन निकलेगी और प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट आउट होता है. ठीक है, 3 चीज़ें बनी. ये हाइड्रोजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये ऑक्सीजन जो है इसका तो यहाँ पे अब कोई रोल नहीं है प्लांट्स के अंदर, ये तो बाहर चली जाती है एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में रख के क्या करती है हमारे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए रेस्पिरेशन के लिए यूज़ हो जाती है. बचा हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ये आगे चल के क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन आगे लाइट रिएक्शन में ही आगे यूज़ होते हैं. नाउ व्हाट हैपन विद दिस इलेक्ट्रॉन्स. अभी जो वाटर की स्प्लिटिंग हुई थी वहाँ से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए थे. ये जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ था ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पास करेगा सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 पे, उसके बाद पास करेगा फोटो सिस्टम 1 पे. ठीक है, इसी तरह पास करते करते ये फोटो सिस्टम 1 पे जब पास करेगा वहाँ से जब निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये एक नया कंपाउंड बनाएगा दैट इज़ कॉल्ड NADP. NADP. अब NADP क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है, अब ये क्या करेगा पॉजिटिवली चार्ज जो कंपाउंड जो एटम होगा आयन होगा उसके संग जुड़ जाएगा. और हमारा जो हाइड्रोजन भी निकला था वाटर की स्प्लिटिंग से, ठीक है, वाटर की स्प्लिटिंग से हाइड्रोजन आयंस भी निकलता है. अब ये हाइड्रोजन आयन क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है और NADP नेगेटिवली चार्ज है, दोनों कंबाइन होके क्या बना देंगे, ये दोनों कंबाइन होके बना देगा NADPH2.
ओके। अब ये क्योंकि NADPH2 में H पॉजिटिव आयंस जुड़ गए हैं और जहाँ पे भी H पॉजिटिव जुड़ जाता है उसको हम बोल देंगे कि वहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, यानी NAD पॉजिटिव का रिडक्शन होकर NADPH2 बना है। तो NADPH2 क्या है, ये एक तरह का यू कैन से ये एक तरह का, क्योंकि रिडक्शन के कारण बना है तो ये एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है। NADPH2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। साथ साथ में लाइट रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, दैट इज़ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी बनती है। तो अब हमारे पास लाइट रिएक्शन के दो प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। फर्स्ट इज़ ATP एंड द अदर वन इज़ NADPH2। अब ये दो प्रोडक्ट जो होते हैं ATP और NADPH2, यहाँ लिखा भी है, ये जो प्रोडक्ट हैं ये कहाँ से आए हैं, लाइट रिएक्शन जो थी, लाइट रिएक्शन से ATP और NADPH2 का प्रोडक्शन हुआ है। इसके अलावा ATP और NADPH2 को एक नाम और है, दैट इज़ एसिमिलेटरी पावर कांस्टेंट। ठीक है, इनको एसिमिलेटरी पावर कांस्टेंट बोलते हैं। और ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं लाइट रिएक्शन से जनरेट हुए हैं और इन्हीं दोनों का यूज़ हमको कहाँ करना है, हमको इस डार्क रिएक्शन में इनका यूज़ करना है। तो डार्क रिएक्शन में जो यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जैसे ATP और NADPH2, ये कहाँ से आए, लाइट रिएक्शन से आए। इसका मतलब प्लांट्स में सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होती है, पहले लाइट रिएक्शन होगी, क्योंकि लाइट रिएक्शन से जो भी कंपाउंड जनरेट होंगे ATP और NADPH2, ये दोनों फर्दर सेकंड स्टेप यानी डार्क रिएक्शन में यूज़ होते हैं। तो आज की वीडियो में हमको डार्क रिएक्शन क्या होता है ये समझना है। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ठीक है, प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें पहले तो क्या होता है, लाइट्स जो होती हैं मतलब जो फोटो सिस्टम में पिगमेंट्स होती हैं उनको ऑक्सीडेशन होगा, फिर फोटोलिसिस होती है वाटर की, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहते हैं और लास्ट में जाके जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका फिक्सेशन करना होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का जो मेन स्टेप होता है जहाँ पे फूड बनता है यानी ग्लूकोज बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का स्टेप आता है डार्क रिएक्शन के अंदर। डार्क रिएक्शन जो है मेनली डिपेंड करती है एंजाइम्स पे, बट लाइट रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द पिगमेंट। लाइट रिएक्शन पिगमेंट पे निर्भर करती है और डार्क रिएक्शन एंजाइम्स पे निर्भर करती है, पहले बता चुकी हैं। ठीक है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ये कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए इसको किसकी हेल्प चाहिए, लाइट रिएक्शन के जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं ATP और NADPH2, इनका यूज़ करके। अब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो यहाँ पे होता है, ये जो डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन के जो इंपॉर्टेंट पाथवे होते हैं, 3 पाथवे होते हैं। आज की वीडियो में हम पहला पाथवे कवर करेंगे, दैट इज़ कैल्विन साइकिल, जिसको C3 साइकिल के नाम से जाना जाता है। दूसरा पाथवे हैच एंड स्लिक साइकिल, जिसको C4 साइकिल बोला जाता है, और लास्ट है कैम्प साइकिल। तो आज की वीडियो में हम C3 यानी कैल्विन साइकिल को डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज़ द C3 साइकिल। ठीक है, अब पहला तो है कैल्विन साइकिल। इसका नाम कैल्विन साइकिल इसलिए पड़ा क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेल्विन कैल्विन। ठीक है, थोड़ी सी राइमिंग यहाँ पे हो गई है, विन और विन। ठीक है, मेल्विन कैल्विन थोड़ा राइमिंग टाइप का नेम है। ये साइंटिस्ट का नेम है मेल्विन कैल्विन। इन्होंने ये साइकिल सबसे पहली बार डिस्कवरी करी थी। ठीक है, और इन्होंने किस ऑर्गेनिज्म में इसको डिस्कवर करा था, दैट इज़ एल्गे। एक ग्रीन एल्गे था, जो एल्गेज होते हैं डिफरेंट कलर के होते हैं, रेड, ग्रीन, ठीक है, ब्राउन। तो जो ग्रीन एल्गे होती हैं उनमें इसकी डिस्कवरी करी गई थी पहली बार मेल्विन कैल्विन के द्वारा और उसको C3 क्यों बोला गया है। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस C3। अब जब हम आगे कैल्विन साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैल्विन साइकिल में पहला स्टेबल कंपाउंड जो बनता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होता है कैल्विन साइकिल का, उसमें कार्बन का जो नंबर होता है वो 3 होता है, यानी 3 कार्बन का वो कंपाउंड होता है, दैट इज़ वाई C3 यहाँ से आया है। तो हम स्टार्ट करते हैं कैल्विन साइकिल के बारे में। कैल्विन साइकिल जिसको C3 नाम से जाना जाता है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लांट्स देखने को मिलते हैं जिनमें C3 साइकिल परफॉर्म होती है, दैट इज़ वीट, राइस, बार्ले, पल्सेस एक्सेट्रा। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि C3 के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन प्लांट्स को हम C3 प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें कैल्विन साइकिल देखी जाती है। और इसको C3 के नाम क्यों दिया गया है, मैंने आपको बताया, पहला स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का होता है, जिसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अब ये साइकिल जो होती है इसको हम शॉर्ट में थोड़ा समझ लेते हैं, इसकी समरी क्या है, इसमें होता क्या है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, प्लांट्स में जो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो 2 जगह से आती है। एक तो प्लांट्स की हमें पता है, प्लांट्स के अंदर
प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, एक सेल ऑर्गेनली होती है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरह से आउटर मेम्ब्रेन हो गई और इनर मेम्ब्रेन में इसकी फोल्डिंग्स होती हैं। यहाँ से भी थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है प्लांट्स के अंदर, पर ये बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत ही ना के बराबर होती है। लेकिन मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है प्लांट्स के अंदर वो आती है स्टोमेटा जब ओपन होते हैं। वी ऑल नो प्लांट्स के लीव्स में म्यूसिफल सेल्स जो होते हैं वहाँ स्टोमेटा पाए जाते हैं, और स्टोमेटा दो कंडीशन हमने पढ़ी थी, ओपन होंगे या क्लोज होंगे। अगर स्टोमेटा ओपन होंगे तो वहाँ से क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो अंदर आ जाएगी और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो बाहर चली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा वाटर का जो होता है वाटर मूवमेंट भी यहाँ से पॉसिबल हो पाता है। लेकिन एक बार जब स्टोमेटा बंद हो जाता है तो कुछ भी एंटर और एग्जिट नहीं कर पाता। लेकिन अगर ओपन होता है तो गैस एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है, और गैस एक्सचेंज के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जो आती है, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की जो एंट्री होती है वो स्टोमेटा की ओपनिंग से होती है। तो जब CO2 आती है तभी उसका क्या होता है, रिडक्शन होकर कार्बोहाइड्रेट बन पाता है। तो पहला स्टेप में क्या होता है कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP, RUBP का मतलब होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो होता है इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, राइबोलोज बिसफॉस्फेट में 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और इसके 6 मॉलिक्यूल्स का यूज़ होता है, ठीक है। यानी जो कैल्विन साइकिल होती है उसमें ये जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट है इसके 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अंदर खुद होते कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है और 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल कितने कार्बन बन जाएंगे, 6 मॉलिक्यूल्स हैं, 5 कार्बन, यानी 6 5 सा 30, यानी इसके 30 कार्बन है, ठीक है। अभी हम पहले सिंपल समझ लेते हैं। पहला स्टेप बोल रहा है कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP हम यूज़ करेंगे और ये 6 मॉलिक्यूल्स जो हैं RUBP के किसके संग कंबाइन होंगे, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल RUBP कंबाइन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या बनाएगा, प्रोड्यूस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट, हेक्सोस शुगर बनेगी, ठीक है। जैसे हेक्सोस शुगर का एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये हमारी हेक्सोस शुगर होती हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप बोल रहा है 1 आउट ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेक्सोस इज कंज्यूम एज फूड। अब हेक्सोस में क्या होता है कि 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे हेक्सोस के। 6 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल जो है वो फूड में बन जाएगा, फूड यानी जो हमारा मेन ग्लूकोज या फ्रक्टोज है वट एवर इट इज़ वो बन जाएगा। और बचे हुए 5 मॉलिक्यूल्स का क्या, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल यहाँ गया तो बचे हुए हमारे जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, 5 मॉलिक्यूल्स जो होंगे हेक्सोस के वो दोबारा से RUBP को बनाने में चले जाएंगे, और इस तरह से हमारी साइकिल क्या होगी, C3 यानी कैल्विन साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बिकॉज ये साइकिल है, साइकिल का मतलब ही क्या होता है, जहाँ से हमने स्टार्ट करा था वहीं पे एंड करना होता है, ठीक है। अगर हमने RUBP से शुरुआत करी है स्टार्टिंग की तो RUBP पे हमें ख़त्म होना है, दैट इज़ वाई ये साइकिल है। और कैल्विन साइकिल एक तरह की कैसी साइकिल है, ये एक तरह की एंडोथर्मिक साइकिल। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, 2 टर्म आपने पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जहाँ पे हीट जो होती है बाहर रिलीज हो जाती है, बाहर चली जाती है, रिलीज आउट होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे हीट अंदर एब्जॉर्ब होती है, अंदर आती है। तो कैल्विन साइकिल में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी हीट यहाँ पे अंदर आ रही है, एब्जॉर्ब होगी, दैट इज़ वाई एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक साइकिल है ये प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी अभी हमने पढ़ा उसकी समरी अगेन यहाँ पे आ गई है। RUBP यानी राइबोलोज 1 बिसफॉस्फेट, इसका नाम हमने पढ़ा था, इसके 6 मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं और ये खुद इसमें 5 कार्बन होते हैं। 5 कार्बन से मतलब होता है पेंटोज, जिस चीज़ में 5 कार्बन है वो पेंटोज कहलाता है। अब इस पूरी साइकिल को दोबारा से RUBP में ख़त्म होना है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारा फूड बन जाता है। प्लांट्स का जो फूड होता है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम बोलते हैं। प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो कैसा होता है, हेक्सोस शुगर होती है एक तरह की, ठीक है। तो हेक्सोस शुगर यहाँ बन जाएगी, पर इसको बनने से पहले यहाँ पे क्या क्या चीज़ इस्तेमाल हुई है, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आई है, एटमॉस्फेयर। हमने पढ़ा था भी कि स्टोमेटा होते हैं प्लांट्स में, ये ओपन होंगे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई अंदर, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, ये आएगा NADPH2। अभी हमने देखा था कि लाइट रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ बनी थी NADPH2, ये NADPH2 में जो H2 है, क्योंकि NADPH2 रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा रिडक्शन का, जिसमें H यानी हाइड्रोजन अंदर इसमें यूज़ होगा। और दूसरा ATP भी लाइट रिएक्शन से प्रोड्यूस हुआ था, तो यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में ATP भी यूज़ हो जाएगा। तो ये सारी 3 चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड के संग ये NADPH और ये ATP जो लाइट रिएक्शन के 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट थे, ये यहाँ पे यूज़ होके हमारा जो हेक्सोस शुगर है वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे जो कार्बन की नंबरिंग होती है, वो कार्बन जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, तो कार्बन कैसे, यहाँ पे कार्बन का जो इम्पोर्टेंट नंबर है वो यहाँ देख लेते हैं, नंबर ऑफ़ कार्बन्स कितने रहते हैं। तो जो RuBp था उसमें 5 कार्बन होते हैं और हमने RuBp के 6 मॉलिक्यूल्स यूज़ करें, यानी टोटल कार्बन यहाँ पे कितने हो गए, 6 5 सा 30 कार्बन है। उसके बाद हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, वो इसके 6 मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स हो गए कार्बन के। अब टोटल कितने कार्बन हो गए, 30 + 6 दैट इज़ 36, और ये 36 हेक्सोस बनाएंगे, पर हेक्सोस के 6 मॉलिक्यूल्स तैयार होंगे, जिसमें से हेक्सोस के 6 मॉलिक्यूल्स से 5 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो तो दोबारा से RuBp में मिल जाएंगे, क्योंकि RuBp खुद 5 कार्बन का, तो RuBp को चाहिए कि 5 कार्बन मेरे पास आ जाएं, लेकिन बचा हुआ हेक्सोस में से क्योंकि 6 थे, एक 5 तो निकल गए, एक जो बचा हुआ है वही हमारा ग्लूकोज फॉर्म करेगा, C6H12O6 बनाएगा, ठीक है। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ केल्विन साइकिल, फर्स्ट वी लर्न अबाउट व्हाट इज़ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो उसकी मेम्ब्रेन, देखने से लग रहा है 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक है इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होता है हमको उससे लेना देना है। यहाँ पे अंदर जो ये कॉइल्ड गोल गोल हैं, ये दैट इज़ ग्रेनम, और जब एक होगा, एक को हम बोलेंगे थैलाकॉइड, और जो बहुत सारे इस तरह से एक दूसरे के ऊपर स्टे करेंगे दैट इज़ कॉल्ड ग्रेना या ग्रैनम, और ये होता है जो ग्रे ग्रे अंदर का मटेरियल जो खाली जगह है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा। आज की जो हमको जो इम्पोर्टेंट पढ़ना है केल्विन साइकिल के बारे में, वो उसके लिए हमें स्ट्रोमा बहुत चीज़ देख लें। ये जो खाली स्पेस है ग्रे ग्रे कलर का वो है स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर ही यहाँ पे हमारी C3 साइकिल जो है, या फिर कह सकते हैं जो ग्रेना था यहाँ पे हमारी होती थी लाइट रिएक्शन, जो हमारी लाइट रिएक्शन होती थी फोटोसिंथेसिस की, वो तो ग्रेनम में हो रही थी, लेकिन जो डार्क रिएक्शन है वो होगी यहाँ पे, हमारी डार्क रिएक्शन होगी स्ट्रोमा में। ये जो है पूरा ग्रे ग्रे मटेरियल आप देख रहे हो ना, ग्रे ग्रे रंग का, ये है स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा में हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन की केल्विन साइकिल को। तो ये है हमारी केल्विन साइकिल, ठीक है। केल्विन साइकिल जो है स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा यहाँ पे लिखा है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब जो केल्विन साइकिल है उसमें होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, मेन यही होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये CO2, ये आती है, इसको कौन एक्सेप्ट करेगा, सबसे पहले जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेप्ट करने के लिए जो मॉलिक्यूल है वो है RuBp, ओके। RuBp क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा। हियर इज RuBp मतलब राइबोलोज 1 बेस फॉस्फेट, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, यानी ये पेंटोज है, पेंटोज टाइप की शुगर है, 5 कार्बन है। तो अब इसने ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट तो कर ली। अब यहाँ पे एक एंजाइम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, दैट इज़ रुबिस्को, ये लिखा है यहाँ पे रुबिस्को, ठीक है। ये जो रुबिस्को एंजाइम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा अबंडेंट एंजाइम है हमारे वर्ल्ड में, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, यू कैन राइट इट, अबंडेंट एंजाइम इन वर्ल्ड। ये हमारी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अबंडेंट एंजाइम देखा गया है, कौन, रुबिस्को। अब ये रुबिस्को क्या करेगा, इसने कार्बन डाइऑक्साइड को RuBp के संग फिक्स कर लिया, और उसके बाद क्या बनाएगा, ये बनाता है एक नया कंपाउंड दैट इज़ कॉल्ड 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट इसने बना दिया, जिसको शॉर्ट में PGA ही बोलते हैं, ठीक है। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट इसने बनाया। अब इस स्टेप को क्या नाम दिया, इस स्टेप का नाम है कार्बोक्सिलेशन या फिर कार्बन फिक्सेशन, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। पहले स्टेप जो था ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये पहला स्टेप जो है ये कहलाता है कार्बोक्सिलेशन, या कार्बन फिक्सेशन भी बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन, ओके। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, कार्बोक्सिलेशन। पहले स्टेप में क्या होता है कि RuBp कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम, जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है, ठीक है। रुबिस्को एंजाइम ने इसको पकड़ा और क्या बनाया, एक नया प्रोडक्ट तैयार करा, दैट इज़ 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन के तैयार हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप को हमने नाम दिया है रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है, अगर आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है तो आपको पता होगा व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिस चीज़ में हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं कि वो उसका रिडक्शन हो गया है, ठीक है।
तो रिडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमने लाइट रिएक्शन पढ़ी थी, लाइट रिएक्शन के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमने पढ़े थे, NADPH और ADP, अब उनका यूज़ होने का बारी आ गई है। उसका जो यूज़ होगा रिडक्शन के स्टेप में होगा। रिडक्शन में क्या होता है कि 6 ATP का यूज़ हुआ और 6 NADPH का यूज़ हुआ, ठीक है। जब 6 ATP यूज़ होते हैं तो बाद में 6 ADP निकल कर आ जाते हैं और बनता है हमारा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। इसमें 3 कार्बन है, ठीक है। जो RUBP था उसके पास 5 कार्बन थे, उसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड बना उसमें 3 कार्बन है और उसके बाद जो बना 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, इसमें भी 3 कार्बन है, ठीक है। अब इस चीज़ का जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, इसका रिडक्शन के लिए NADH एक्ट करेगा और NADH क्या निकालेगा, 6 NADP पॉजिटिव निकल जाएगा, ठीक है। जब भी NADPH का यूज़ होगा तो बाद में निकलता क्या है, NADP निकल जाता है। और इसमें बना क्या, इससे हमारा बन गया ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना जो कि 3 कार्बन का था। 3 कार्बन का मतलब जिसमें भी 3 कार्बन पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे RUBP में 5 कार्बन थे तो ये उसको हमने नाम दिया है, ये है पेंटोज शुगर, ठीक है। और जिसमें 3 कार्बन होते हैं उसको बोलते हैं ट्रायोज शुगर। तो ये हमारी ट्रायोज बन गया। रिडक्शन से क्या बना, ट्रायोज शुगर बन गई। ट्रायोज शुगर का नाम आपको याद होना चाहिए, दैट इज़ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ठीक है। ये एक तरह का एल्डिहाइड होता है, इसमें अटैच होता है एल्डिहाइड ग्रुप। इसके बाद अब ये जो हमारा रिडक्शन का स्टेप था ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। नहीं, एक स्टेप और आता है यहाँ पे। क्या होता है कि इसका फर्दर क्या बन जाता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो था, अब ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है यहाँ से हमारा क्या निकल जाता है, ग्लूकोज निकल जाता है और अदर टाइप्स ऑफ शुगर। ग्लूकोज कितने कार्बन की शुगर है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, यानी ये हमारा हेक्सोज जो प्लांट्स को चाहिए होता है, मेनली प्लांट को फूड बनाना होता है, ये हमारा हेक्सोज यहाँ से निकल कर आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारा जो रिडक्शन का प्रोसेस था ये कंप्लीट हो गया। अब हमारी जो साइकिल है आगे बढ़ेगी, स्टेप नंबर 3, दैट इज़ कॉल्ड रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होगा, हमारा जो RUBP था वो घूम रहा था साइकिल में, अब दोबारा से RUBP वैसा का वैसा तैयार हो जाएगा, यानी इसको हम रीजनरेशन स्टेप बोलते हैं। या फिर यहाँ से ये येलो कलर के बॉक्स में लिखा है ना, रिफॉर्मिंग RUBP दोबारा से तैयार हो जाएगा, वही, ठीक है, वही मतलब है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट था, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट पे अगेन यहाँ पे एक ATP यूज़ होगी, नॉट एक, यहाँ पे 3 ATP, ठीक है। 3 ATP यहाँ पे यूज़ हुई और क्या निकला, यहाँ पे 3 ADP निकल जाएंगी, ठीक है। ये जो ADP का यूज़ हो रहा है ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स में ADP यूज़ हुआ। कार्बोक्सिलेशन में कुछ नहीं हो रहा था, कार्बोक्सिलेशन में सिंपल RUBP ने कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ा और एक कंपाउंड बनाया। रिडक्शन का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिडक्शन में 6 ATP और 6 NADPH यूज़ हो रहे थे। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो हेक्सोज शुगर है वो भी निकल गई। उसके बाद जो रीजनरेशन का स्टेप है यहाँ पे 3 ATP का हमने यूज़ करके दोबारा से RUBP जो था पहले से वो बन के तैयार हो गया। तो ये थी हमारी केल्विन साइकिल, जो RUBP यानी राइबोलोज 1-बिसफॉस्फेट से शुरू हो के वहीं पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ख़त्म तो होती है, साथ में जो हमारा रिडक्शन वाला स्टेप जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमको जो प्लांट का फूड है हेक्सोज वो मिल जाता है। तो ये थी हमारी केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में जो हमको मेजर चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ इन एंड व्हाट इज़ आउट, मतलब क्या अंदर गया और क्या निकल के आया आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखा गया है कि जो एक साइकिल की अगर हम बात करें, ठीक है, मतलब ये जो पूरी साइकिल है केल्विन साइकिल, इसके टोटल जब 6 टर्न हो जाते हैं, 6 टर्न्स जब चलते हैं, यानी एक बार साइकिल हुई उसके बाद 6 टर्न होंगे तब जाके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है बन जाता है, एक ग्लूकोज तैयार होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से कि केल्विन साइकिल को कितने टर्न लेने पड़ते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए, दैट इज़ टोटल 6 टर्न। अगर 3 टर्न लिए, सपोज एग्जांपल है ये, 3 टर्न्स अगर लेती हैं केल्विन साइकिल में तो कितना मॉलिक्यूल बनेगा, आधा ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। 3 टर्न में आधा ग्लूकोज बनता है और 6 टर्न में पूरा का पूरा एक ग्लूकोज जो है बन के तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे जो याद रखना है इम्पोर्टेंट, वो ये याद रखना है कि जब एक साइकिल चलती है, वी टॉक अबाउट 1 साइकिल, जब केल्विन की एक साइकिल घूमती है तो कितने जो ATP थे वो बने, तो यहाँ पे 3, ठीक है, 3 ATP यूज़ हो जाते हैं और 2 NADP
एच, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक साइकिल के लिए इतना है तो टोटल 6 साइकिल्स के लिए कितना यूज़ होगा, तो इंटू 6 कर देंगे, दो सारी वैल्यूज़ को इंटू 6 करेंगे तो 6 साइकिल्स के लिए कितना ATP आएगा, 6 3 ज़ा 18, 18 ATP, ठीक है। तो 18 ATP है तो 18 ADP भी रिलीज़ होंगे, 18 ADP यहाँ से रिलीज़ आउट होंगे, ठीक है। और अगर NAD की बात करें तो 6 2 ज़ा 12 यानी 12 NADH का यूज़ हुआ है, तो 12 NADH का यूज़ हुआ है तो यहाँ से क्या निकला होगा, 12 NADP निकला होगा, ठीक है, 12 NADP निकलेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना कि अगर, और साथ में यहाँ पे क्या है कि अगर 6 टर्न लेगी साइकिल तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक साइकिल में अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जा रहा है तो टोटल 6 साइकिल्स में कितने कार्बन डाइऑक्साइड लगेंगे, मतलब 6 साइकिल्स के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स लगे और टोटल 18 ADP रिलीज आउट मतलब लगे, और NADPH2 जो लगा, NADPH जो लगा 12। इसके बाद जाके हमको क्या मिला, एक ग्लूकोज मिल जाता है, ठीक है। तो याद रखना एक ग्लूकोज को पाने के लिए इसमें सब चीज़ जो होती है वो 6 हो जाएगी, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो 6 हो जाएगा और बाकी को अब आप 6 से मल्टीप्लाई करके आप यू कैन कैलकुलेट कितने भी नंबर ऑफ़ साइकिल्स का आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आपको एक साइकिल का याद है तो आप उसको जितनी भी नंबर ऑफ़ साइकिल्स का आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो एक साइकिल का याद करना, एक साइकिल से 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं, मतलब यूज़ हुए, और 2 NADPH, ओके, और एक हमारा जो था कार्बन डाइऑक्साइड था। और हमेशा अगर ग्लूकोज अगर निकालना है तो 6 साइकिल जब चलेंगी तब जाके हमारा एक ग्लूकोज पूरा बन पाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जब 6 टर्न्स होंगे तब जाके एक ग्लूकोज फॉर्म होता है। सो दिस इज़ अबाउट द कैल्विन साइकिल। और ये कैल्विन साइकिल प्लांट्स के मेसोफिल सेल्स के स्ट्रोमा जो था वहाँ पे हो रही थी। क्लोरोप्लास्ट में भी हमने देखा मेसोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, मतलब लीव्स में मेसोफिल होता है, मेसोफिल के अंदर हमारा क्लोरोप्लास्ट आता है, क्लोरोप्लास्ट में जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा के अंदर होती है। तो ये हमारी कैल्विन साइकिल कंप्लीट होती है। नाउ वी कम टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज़ ब्लैकमैन्स लॉ, ठीक है। क्योंकि हम डार्क रिएक्शन पढ़ रहे हैं, डार्क रिएक्शन को ही हम ब्लैकमैन रिएक्शन बोलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने क्या लॉ दिया था, इन्होंने दिया था लॉ ऑफ मिनिमम या फिर लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। एक ही नाम है, ठीक है, दो चीज़ हैं, मतलब नाम एक ही है, मतलब एक ही है और यूज़ हुआ है ना, ठीक है। तो लॉ ऑफ मिनिमम कह लो या लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बोलो, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक फिगर दिया है, उसको समझते हैं। यहाँ पे क्या है, लाइट दी है, ठीक है। लाइट जो हो रही है कांस्टेंट आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट रहती है, एटमॉस्फेयर से आ रही है, ठीक है। तो लाइट एटमॉस्फेयर से आ रही है सनलाइट की, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आ रही है। अब प्लांट्स के अंदर जाके इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होना है, रिडक्शन होना है। रिडक्शन होकर क्या बनाना है, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, यानी फूड बनाएगा। इसके लिए ज़रूरत किससे पड़ती है, लाइट रिएक्शन से। जो दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बने हैं हमारी लाइट रिएक्शन से, दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमारे होता है ATP और NADPH2, जिसको हम एसिमेट्री पावर कांस्टेंट भी कहा जाता है। इतना हमने बेसिक स्ट्रक्चर जो है अब तक देख लिया। अब यहाँ पे हमको लॉ ऑफ मिनिमम और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कैसे समझना है। तो सपोज़ यहाँ पे फॉर एग्जांपल से कार्बन डाइऑक्साइड के हमने 100 मॉलिक्यूल्स यूज़ करें और जो फूड बना है वो हमारा 5 मिलीग्राम प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। 100 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड 5 मिलीग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हो रहा है। अब लॉ ऑफ मिनिमम और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है, तो ब्लैकमैन का जो लॉ है सिंपली ये था कि ब्लैकमैन ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में पहले चीज़ क्या करी, जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको दुगना कर दिया। क्या कर रहा, दुगना कर दिया। जैसे x अमाउंट ऑफ लाइट आ रही थी तो अब उन्होंने दुगना कर दिया, यानी 2x ट्वाइस अमाउंट ऑफ लाइट प्लांट्स में इन्होंने डाली, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के जो 100 मॉलिक्यूल्स थे वो एज सच कांस्टेंट रहे, ये कांस्टेंट रहा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, ठीक है। अब इनको देखना था कि फोटोसिंथेसिस में क्या असर होता है, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा या घटेगा, क्या चेंज आएगा। तो ऐसा देखा गया कि फोटोसिंथेसिस में जो फोटोसिंथेसिस रेट था वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, फोटोसिंथेसिस रेट एज सच था, इंक्रीज़ नहीं हुआ, डिक्रीज़ मतलब यूँ मान सकते हैं डिक्रीज़ हो रहा था, घट रहा था, ठीक है। क्योंकि लाइट इंटेंसिटी तो बढ़ गई लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहा। तो ऐसा देखा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहा, इसीलिए हमारा फोटोसिंथेसिस में खास चेंज या इंक्रीज़ देखा नहीं गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्ट कर रहा है एज अ लिमिटिंग फैक्टर की तरह, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड हमारा लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट कर रहा था, ये हमारा मिनिमम क्वांटिटी में था, इसलिए एक तरह का लिमिटिंग फैक्टर की तरह वो एक्ट कर रहा था। यही था सिंपल लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या इन्फ्लुएंस आए हैं, 3 इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस यहाँ से बनकर आए हैं। पहला पॉइंट है द लॉ इज़ एप्लीकेबल टू ओनली दोज रिएक्शंस वे द रेट इज़ गवर्न बाय मल्टीपल फैक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं रोल प्ले करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे गवर्न करते हैं। तो यहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल हो सकता है बिकॉज मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कोई एक ऐसा फैक्टर भी हो सकता है जो लिमिटिंग अमाउंट में हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि द रेट ऑफ सच रिएक्शंस डिपेंड ऑन एनी वन फैक्टर एट स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में बहुत सारे फैक्टर्स तो इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये जो रिएक्शन का रेट होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी तेज़ी से होगी, ये वाला जो काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, ये एक टाइम पे किसी एक ही फैक्टर पे निर्भर करता है, और वो पर्टिकुलर फैक्टर जो होता है जो कम अमाउंट में होता है, यानी जो लिमिटिंग फैक्टर होता है उसी पे वो उस टाइम पे निर्भर कर रहा होता है। थर्ड पॉइंट है द लिमिटिंग फैक्टर विल be that one which is available in minimum. The limiting factor will be that one which is available in minimum quantity, that is called law of minimum. तो जो ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ मिनिमम दिया था उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या करा था कि लाइट इंटेंसिटी तो उन्होंने ट्वाइस कर दी, यानी दुगनी कर दी, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो कम था, कांस्टेंट था। तो उस कंडीशन में वो एक लिमिटिंग फैक्टर का काम कर रहा था। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब कि कोई ऐसी फैक्टर जिसकी क्वांटिटी बहुत कम है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम थी, तो पूरा का पूरा जो फोटोसिंथेसिस का रेट था वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अफेक्ट हो रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्स्टेंट रही, इसीलिए फोटोसिंथेसिस बढ़ नहीं पा रहा था। तो ये था इसका इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस, और ये थी अबाउट द ब्लैकमैन रिएक्शन। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट नेक्स्ट पाथवे, दैट इज़ हैज एंड सेलेक्ट पाथवे और C4 साइकिल के बारे में।